वेलकम टू मैथ एक्सिस ICSE क्लास 10 सेमेस्टर 1 फिजिक्स एग्ज़ाम चैप्टर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी। तो इसमें हम लोग चैप्टर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी के सभी इम्पोर्टेंट टर्म्स को बहुत ही कम समय में अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आप इस नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ठीक है, तो इसमें दिया गया कि एनर्जी क्या है, तो एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, और सिंपल एनर्जी का SI यूनिट क्या है तो जूल। तो आपको याद रखना है कि एनर्जी के SI यूनिट क्या है तो जूल है। ठीक है, फिर अगला बताया गया है कि वर्क इज सेट टू बी डन ओनली व्हेन, कहा गया है कि तो सेकेंड पॉइंट है उसमें कि वर्क सेट टू बी डन ओनली व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मेक्स द बॉडी मूव along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वर्क सेट टू बी डन तभी कहा जाएगा जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और वो क्या करे, बॉडी को मूव कराए फोर्स के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया गया है उस डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराएगा, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, वरना वर्क डन नहीं हुआ है। वर्क डन का भी SI यूनिट क्या है तो जूल है। वर्क क्या होता है, तो वर्क 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तीनों कंडीशन है कि वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क निगेटिव भी होता है, वर्क जीरो भी होता है। ठीक है, अब वर्क क्या होता है, व्हेन ए बॉडी रोटेट्स इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे तो नो वर्क इज डन अगेंस्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर। कह रहा है कि बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे ऐसे समझ लेते हैं कि बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे अगर रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और बॉडी के बीच में कोई वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे पर नॉर्मली एक्ट करते हैं, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, अब देन अगला टॉपिक आता है कि वर्क डन कैन बी जीरो। वर्क डन जीरो कब कब होता है, तो पहला चीज़ बताया गया कि जब फोर्स अप्लाइड जीरो हो जाए, यानी फोर्स लगे ही ना, और या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जीरो हो, या फिर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। यानी वर्क डन जीरो होने के 3 रीज़न है। पहला है कि फोर्स अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और तीसरा रीज़न है कि फोर्स अप्लाई, जैसे ये केस था कि फोर्स अप्लाइड और बॉडी के बीच में जो एंगल बन रहा है, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर वो एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उस केस में भी नो वर्क डन होता है। ठीक है, अब जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो 2 टाइप की होती है, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब किनेटिक एनर्जी क्या है, तो किनेटिक एनर्जी द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं किनेटिक एनर्जी। और जो बॉडी के पोजीशन के वजह से, पोजीशन या फिर कन्फिग्रेशन, यानी बॉडी के पोजीशन या फिर बॉडी के शेप में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब किनेटिक एनर्जी को भी 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है ट्रांसलेशनल, फिर रोटेशनल एंड फिर वाइब्रेशनल। तो ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी जब बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पे मोशन करती है तो उसके अंदर जो किनेटिक एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी। जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे और उसके अंदर जो किनेटिक एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। जब बॉडी वाइब्रेट करती है उस समय बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो ऐसा एनर्जी जो किसी बॉडी में उसके शेप में चेंज होने की वजह से आता है, बॉडी के शेप में चेंज करने की वजह से जो एनर्जी बॉडी में आती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और बॉडी के हाइट में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर आती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब बोला गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बताया गया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी क्या होती है तो अपना फॉर्म चेंज करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे लाइट से हीट एनर्जी, हीट से लाइट एनर्जी, यानी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है। ठीक है, फिर वो बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी। यानी किसी बॉडी के अंदर कितना वर्क डन हुआ वो डिपेंड करता है कि उसके किनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। यानी किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके किनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है, उसके किनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं कि बॉडी ने उतना वर्क डन किया, उस बॉडी ने उतना वर्क डन किया।
ठीक है। और वर्क डन के जो 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको बताया जा रहा है इसमें, कि पहला बताया गया कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। पहला फार्मूला क्या बताया गया कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, तो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फिर देन आ गया कि वर्क डन का एक और फार्मूला होता है कि एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा है, जहाँ पे जो एस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वर्क डन के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 2 वर्क डन के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहला वर्क डन का फार्मूला है कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन वर्क डन का जो अगला फार्मूला है कि एफ एस कॉस थीटा, जहाँ एफ क्या है तो एफ फॉर फोर्स, एस क्या है तो एस डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या होता है तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन अब बात आता है किसका, तो बात आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है कि P बराबर mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। m मतलब होता है मास ऑफ द बॉडी, g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h मतलब होता है हाइट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देन आता है किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। इसको भी जूम करके दिखा देते हैं एक बार आपको कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। 1 वाट इक्वल टू होता है 3600 जूल या फिर 3.6 किलो जूल। 1 किलोवाट का मतलब है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल के बराबर, जिसको अप्रॉक्स में हम 4.2 जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। अब जो नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट आ जा रहा है आपका कि नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि P इक्वल होता है p²। यानी कहने का मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि P का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2mk। m फॉर मास, k फॉर कैनेटिक एनर्जी, k फॉर कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, और P मतलब होता है मोमेंटम। तो इस रिलेशन को आप याद कर लें कि मोमेंटम का स्क्वायर p² इज इक्वल टू 2 टाइम्स mk। p² मोमेंटम स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू के। इससे एक क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। ठीक है, इसको याद कर लें, बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक है, देन अब आता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। कि वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब होता है चेंज इन कैनेटिक एनर्जी, यानी कि 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v मतलब फाइनल, u मतलब इनिशियल। अब क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस। क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। और इसको याद कर लें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अगर तो पहले आप समझ लें, फिर इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला गया है, उस मिल जाएगा, उसको लेकर के एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें ताकि इसमें कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, दिन बाद आता है किसका, तो पावर का। तो पावर क्या है, तो पावर होता है सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसकी SI यूनिट है वाट। ठीक है, अब सोलर एनर्जी क्या है, तो ये सन से आती है सोलर एनर्जी। लिखा गया है कि सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द सन। अब जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर फर्नेस होते हैं, सोलर सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, तो सोलर एनर्जी को यूज करके अपने वर्क को डन करते हैं, अपने वर्क को करते हैं। ठीक है, अब दिया कि द एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग कोल, ऑयल, वुड और गैस इज द हीट एनर्जी। किसी भी एनर्जी जो इसमें मतलब कि फॉर्म ऑफ एनर्जी बताया गया है, जब कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमें हीट एनर्जी मिलता है। फिर बोला गया कि लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी क्या है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। अब द एनर्जी कंटेन इन फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब के सब क्या है, तो केमिकल एनर्जी हैं। किसी भी फॉसिल फ्यूल में जो एनर्जी है उसको बोला गया केमिकल एनर्जी। अब किसी बोला गया द एनर्जी पॉजिट बाई फास्ट मूविंग वाटर। जो फास्ट मूविंग वाटर होते हैं, जहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनको यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब द एनर्जी रिलीज ड्यू टू लॉस इन मास ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास के लॉस के वजह से एनर्जी रिलीज होता है उसको बोला गया न्यूक्लियर एनर्जी। फिर द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन कोर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। द एनर्जी पॉजिस्ट बाय द फास्ट मूविंग एयर, उसको विंड एनर्जी बोलते हैं। साउंड एनर्जी क्या होता है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी से मिलता है।
और नेचुरल सोर्स प्रोवाइडिंग अस एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी नेचुरल सोर्स जो हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसको बोला गया रिन्यूएबल। क्या बोला गया? रिन्यूएबल। ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड। ठीक है। दो टाइप के एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है? जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल क्या है? जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर है, यह एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयल, पेट्रोलियम और डीजल ये क्या होते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनको उतना जल्दी रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है। देन वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताए गए हैं यहाँ पे कि पावर का फार्मूला क्या होता है कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और एक होता है कि एनर्जी यूज अपॉन टाइम टेकन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी। इसको तो आप अच्छे से याद कर लें कि पावर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स इंटू में वेलोसिटी। तो ये था आपका चैप्टर 2 विद इन 10 मिनट। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बाद नोट कर लेंगे ताकि जिनसे अगर रिलेटेड हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप नोट करेंगे, पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्क का फार्मूला, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट यानी जिसको हम कहते हैं एफ एस। ठीक है। दूसरा होता है कि वर्क का ये भी फार्मूला है कि एफ एस कॉस थीटा। एफ फॉर होता है फोर्स। ठीक है। एफ फॉर क्या होता है? फोर्स। एस डिस्प्लेसमेंट, एस क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट है। और थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। ठीक है। देन आता है आपका पावर का फार्मूला, किनेटिक एनर्जी। ये होता है 1/2 mv²। देन और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आपको भी बताया कि मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी का, कि मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2mk। m मतलब मास और k का मतलब है किनेटिक एनर्जी। k का मतलब है किनेटिक एनर्जी। ठीक है। देन आता है ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो ये होता है mgh पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और फिर देन एक पावर का फार्मूला है, तो पावर इक्वल टू क्या है? तो वर्क बाय टाइम। या फिर एक और फार्मूला याद कर लेना है कि पावर का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि फोर्स इंटू में वेलोसिटी। ठीक है। तो ये चैप्टर 2 का आपका एक फार्मूलों का समरी था। इनको आप अच्छे से रिवाइज करें और अपने न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें। थैंक यू।